अब से इंडिया में मलिका विक्टोरिया का राज होगा। ब्रिटिश ताज की हुकूमत होगी यहाँ। उस दौर से निकलकर समय के साथ थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे याद आता है अपने चारों ओर बाहें फैलाए ये विशाल पार्क, जिसके आंगन में खड़ा मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा हूं। बात सन 1870 की है, जब एडिनबर्ग के ड्यूक एल्फ्रेड साहब इलाहाबाद आए थे। उन्होंने यहां आकर 133 एकड़ के इस बड़े से भूखंड पर एक विशाल पार्क का शिलान्यास किया था। उन्हीं के नाम पर तो इस पार्क का नाम पड़ा है, एल्फ्रेड पार्क। ब्रितानवी हुक्मरानों ने इस पार्क के भीतर कई एक महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण करवाया। अब जैसे कि ये मशहूर गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी। इलाहाबाद के उस जमाने के कमिश्नर फ्रांसिस ऑटवे मेन एक लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मशहूर आर्किटेक्ट रिचर्ड रॉस्किल बेन को बुलवाया और कहा, बेन, हमने तुमको बोला था ना, हमको एक लाइब्रेरी बनाने का है। I remember, sir. आपने बताया था आपका डियर फ्रेंड और इलाहाबाद का एक्स कमिश्नर मिस्टर कटबर्ट बेंटले थॉर्नहिल का मेमोरी में आपको एक लाइब्रेरी बनवाना है, राइट? यस, थॉर्नहिल खुद एक बहुत काबिल टाउन प्लानर था। आधा इलाहाबाद उसी ने प्लान किया है। ये लाइब्रेरी उसकी मेमोरी को बिफिटिंग ट्रिब्यूट होना चाहिए। ओह, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे सर। मेरे दिमाग में स्कॉटिश बैरोनियल रिवाइवल स्टाइल की एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग का प्लान है, जो एकदम परफेक्ट होगा ट्रिब्यूट देने के लिए। वादे के मुताबिक श्रीमान बेन ने एक बहुत ही खूबसूरत इमारत बनाई, जिसे उस जमाने में थॉर्नहिल मेन मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। और आज हम इस शानदार इमारत को गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। यहाँ इस लाइब्रेरी में लगभग 1.25 लाख से भी ज्यादा किताबें और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लाइब्रेरी यही है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उससे थोड़ा छोटा मगर बेहद सुंदर विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ प्रयागराज में भी मौजूद है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसी पार्क के अंदर महारानी विक्टोरिया की याद में बनी सफेद संगमरमर की इस नियो गोथिक शैली की छतरी या कैनोपी का निर्माण सन 1905 में हुआ था, और इसी कैनोपी में उनकी 7.5 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण अगले साल 1906 में हुआ। आजकल वो मूर्ति लखनऊ म्यूजियम में रखी है। इसी विक्टोरिया मेमोरियल के बगल में अंग्रेजों ने एक बैंड स्टैंड भी बनवाया। उस जमाने में ब्रिटिश सरकार के ज्यादातर जलसे और दावतें इसी पार्क में हुआ करती थी। उन कार्यक्रमों के दौरान यहाँ पुलिस बैंड बजाने का रिवाज था। इस संगीत का आनंद अंग्रेजों के साथ साथ कुछ रईस और रसूखदार इलाहाबादी भी लेते थे। ऐसा माना जाता है कि ये बैंड स्टैंड अंग्रेजों को एक बंगाली सज्जन बाबू नीलकमल मित्रा ने भेंट किया था। पंडित बृजमोहन व्यास और कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों के प्रयासों से इलाहाबाद संग्रहालय की एक छोटे से स्तर पर शुरुआत सन 1931 में ही हो गई थी। एल्फ्रेड पार्क में म्यूजियम के वर्तमान भवन का शिलान्यास पंडित नेहरू ने 14 दिसंबर 1947 को किया और भारतवर्ष के
4 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक इलाहाबाद म्यूजियम सन 1954 में आम जनता के लिए खोल दिया गया। यहाँ पुरातन शिल्प कृतियां, प्राचीन पाषाण प्रतिमाएं, कांसे की दुर्लभ वस्तुओं और पांडुलिपियों के अलावा 75,000 से अधिक कलाकृतियों का एक विशिष्ट संग्रह है। वास्तुकला के इन धरोहरों और अद्वितीय संग्रहालय के अलावा ये पार्क एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम के साथ भी जुड़ा है जो कभी फिरंगियों के हाथ न आया और हमेशा आजाद ही रहा। वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आजाद। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। मशहूर क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से न सिर्फ उन्होंने पुनर्गठित किया, बल्कि भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे अनेक क्रांतिकारियों को उसमें शामिल भी किया। सन 1931 में चंद्रशेखर आजाद एक खुफिया और बेहद महत्वपूर्ण काम के लिए इलाहाबाद आए और 27 फरवरी के दिन उन्होंने अपनी पार्टी के एक सदस्य सुखदेव राज से इसी अल्फ्रेड पार्क में गुप्त मीटिंग की योजना बनाई। किसी भेदिए ने यह सूचना ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर मिस्टर नॉट बावर को दे दी। Hello, CID in charge, not Baba this side. DSP Thakur Vishweshwar Singh से बात कराओ। Urgent matter है। सलाम साहब, DSP सिंह बोलता हूँ। Singh, 30 आर्म सिपाही लेकर अल्फ्रेड पार्क के पास मिलो फौरन। आपका मतलब कंपनी का? यस, कंपनी बात। क्वेश्चंस पूछ के टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी करो। इस गद्दारी से बेखबर आजाद कंपनी बाग पहुंच चुके थे और पार्क में छुपे हुए थे। सुखदेव राज भी इलाहाबाद में अपने छुपने के ठिकाने से निकलकर उनसे मिलने तयशुदा जगह पर पहुंच गए। आजाद कहीं दिख नहीं रहे थे। सुखदेव ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और आखिर वो दोनों मिल गए। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। सुखदेव, किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? आप निश्चिंत रहें गुरुजी, मैंने यहाँ आते वक्त पूरी सावधानी बरती है। शाबाश सुखदेव, शाबाश। मैंने तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी मंत्रणा के लिए बुलाया है। जी बताइए। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे 4-5 विश्वास पात्र साथी। आजाद और सुखदेव की बातचीत शुरू हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि नॉट पावर 30 राइफलधारी सिपाहियों के साथ यहाँ पहुंच गया। मिस्टर चंद्रशेखर तिवारी, you have been surrounded by police. तुम्हें पुलिस ने घेर लिया है। तुम आज यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। Surrender yourself. सुखदेव, तुम निकलो फौरन। नहीं गुरुजी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहस मत करो, जाओ, ये मेरा आदेश है, जाओ। पर आप, जब तक मेरे पास ये मेरी बमतुल बुखारा है, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब जल्दी जाओ यहाँ से, और जब तक मेरा अगला संदेश न मिले तब तक चौकन्ने रहना, संभल कर रहना। सुखदेव, अब जाओ यहाँ से, तब तक मैं इनको रोकता हूँ। पल भर में नॉट पावर ने आजाद पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आजाद यहीं बगल में जामुन के पेड़ के पीछे छुपे पुलिस का मुकाबला कर रहे थे। जख्मी होने के बावजूद उस दिन उनकी गोलियों से नॉट पावर और डीएसपी सिंह दोनों घायल हुए। आजाद के पास गिनती की गोलियां थी, जबकि पुलिस के पास न गोलियों की कमी थी न बंदूकों की। फिर भी आजाद उनसे अपने पास बची आखिरी गोली तक लोहा लेते रहे। आजाद ने प्रण लिया था
कि वो हमेशा आजाद रहेंगे। उन्होंने अपना प्रण निभाया और वो हमेशा आजाद ही रहे। उन्होंने अपने पास बची आखिरी गोली से अपने प्राण न्योछावर कर अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान दे दिया। स्वतंत्र भारत का सपना अपने दिल में लिए वो शहीद तो हो गए, लेकिन हिम्मत और बहादुरी की मिसाल चंद्रशेखर आजाद हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है, तो उसका श्रेय शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के उत्सर्ग को, उनकी शहादत हो जाता है, जिन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजाद अक्सर कहा करते थे, अंग्रेजों की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे।